सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का पार्ट 4 में बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज़ विजय। ई पाठशाला के चैनल के अंदर आप नई सीरीज़ देख रहे हैं 2022 के हिसाब से। जो बच्चे इस बार 11th से 12th में पास होके गए हैं उसके लिए सीरीज़ है। सो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों ने पार्ट 4 ये स्टार्ट हो रहा है तो पार्ट 2nd, 3rd और 1st आपने ज़रूर देख लिए होंगे। ईपी फैमिली के साथ अगर आप टेलीग्राम अकाउंट पे नहीं जुड़े हैं तो आई रिक्वेस्ट यू, तो जो भी हम कुछ पढ़ाते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको ई पाठशाला के अकाउंट पे मिल जाती है। तो ईपी फैमिली आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, जो भी नोट्स पढ़ाया जा रहा है आपको सारा कंटेंट वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है। टेलीग्राम के साथ साथ अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आई होप चलाते होंगे, तो हमारे साथ वहाँ पे फैमिली बनने की कोशिश ज़रूर करिएगा। बिकॉज ऑन दिस चैनल यानी कि ई पाठशाला टेलीग्राम अकाउंट के साथ साथ इंस्टाग्राम अकाउंट, वहाँ पे हम सभी बच्चों के साथ लाइव चीज़ें शेयर करते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें होती हैं जो ऑफकोर्स एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है वहाँ पे शेयर करी जाती है। सो इन द लास्ट पार्ट हमने गौतम बुद्धा से रिलेटेड काफ़ी कुछ समझा था। गौतम बुद्धा से रिलेटेड हमने चैत्य विहार और क्या कहते हैं मंदिर समझने की कोशिश करी थी, इवन स्तूपा समझने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से गौतम बुद्धा के मरने के बाद स्तूपा का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों अब स्तूपा की कहानी समझेंगे पूरी की पूरी, और साथ में फिर कैसे दूसरे धर्म बनने चालू हुए उसके बारे में भी आपको इसी की किताब के अंदर एंड में काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश करी गई है। वीडियो में थोड़ी देर बने रहिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। एक एक चीज़ समझाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, पर शॉर्ट टाइम में बताऊंगा। इफ़ यू हैव अ टाइम सो ज़रूर वॉच करिए, नहीं तो आप दोबारा जब समय मिलेगा जब देखिएगा। सबसे पहले तो देखिए स्तूपा बनाया कैसे जाता है। दोस्तों स्तूपा बनाने के लिए आज की डेट में आपको घर बनाना है, कोई भी ज़मीन लेके प्लॉट लेके मुझे शुरू से कुछ ही बनाना है, सबसे बड़ी बात होती है पैसा। क्योंकि देखो उस टाइम पीरियड पे पैसा तो नहीं था, पर पैसे से चीज़ें तो थी ना, वैल्यू तो किसी न किसी चीज़ की थी। तो ऐसा हमें वोटिव इंस्क्रिप्शन मिलता था और कहा यह जाता था कि स्तूपाओं को बनाने के लिए शुरुआती समय में एकदम से ही आलीशान स्तूपा नहीं बनाए गए थे। पहले स्तूपा नॉर्मल होते थे, स्तूपा के स्ट्रक्चर्स अलग होते थे। फिर धीरे धीरे राजाओं ने फंडिंग करी और धीरे धीरे वो और अच्छे और दिखने में ग्लोरियस होते चले गए। तो शुरुआती समय में ऐसे वोटिव इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जो हमें ये प्रूफ बताते हैं कि हाँ गौतम बुद्धा की लाइफ पे बेस्ड स्तूपा बनाए गए थे। और वोटिव इंस्क्रिप्शन जो होते हैं वो संकल्पित लेख, शिलालेख होते हैं जिसमें ऐसे वोटिव इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिले कि उनको बनाने के लिए फंडिंग करने के लिए सातवाहन राजाओं ने भी पैसा दिया था और साथ में कुषाणों ने भी पैसा दिया था, गुप्ता ने भी पैसा दिया था, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब उसके बाद क्या कहते हैं सम्राट अशोक, ऐसे लोगों ने तो फंडिंग बहुत ही बड़ी मात्रा में करी थी। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ जो उनके भिक्खु और भिखवाइन होते थे ना, उन्होंने भी थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूट करा उनको बनाने के लिए, उनके सपोर्ट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। जो उनके भिक्षु और भिखवाइन होते थे उन तक ने भी, इवन सैनिक और सोल्जर्स ने भी क्या कहते हैं अपना कंट्रीब्यूशन दिया और कहा कि भाई हम ऐसे स्तूपा को बनवा सकते हैं। तो स्तूपा के लिए आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में, पीसीएस के एग्ज़ाम में ज़रूर याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए ज़रूर आता है। तो अगर आप ये देखने की कोशिश करें तो ये आपको जो हेमिस्फीयर की शेप में दिख रहा है, यानी कि अर्ध गोले की शेप में दिख रहा है, इसको इन लोगों ने अंड बोला है। उसके साथ साथ जो अंड के ऊपर जो आपको ये हर्मिका टाइप यानी कि दैट में जो बालकनी टाइप दिखाई दे रहा है ना, इसको इन्होंने हर्मिका बोला है। हर्मिका दोस्तों असल में ये वो जगह होती थी जहाँ पे येस्टी को गाड़ा था। येस्टी क्या होती है दोस्तों? येस्टी एक तरीके का ये पिलर टाइप है जिसपे 3 छतरियाँ टंगी हुई है, इसको इन्होंने येस्टी बोला है। ये बुक में मेंशन नहीं है तो आप ये देख सकते हैं, इसे येस्टी बोलते हैं। उसके साथ साथ 3 छतरियाँ यहाँ पे बनाई गई है। ये तीनों छतरियाँ जो है दोस्तों बुद्ध के बारे में, ये बुद्धा, धम्मा और संघा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बुद्धा, संघा और धम्मा। और दोस्तों ये जो येस्टी के ऊपर छतरी लगी गई है इसको रिप्रेजेंट करती है बुद्धा, संघा, धम्मा। उसके साथ साथ ये आपको रेलिंग टाइप, जो बाहर रेलिंग टाइप दिखाई दे रही है, इसको इन लोगों ने बोला है क्या? इसको बोला इन लोगों ने वेदिका। ये वेदिका शुरुआती समय में तो नॉर्मल लकड़ियों से बनी होती थी, बाद में फिर ये पत्थरों की बनाई जाने लगी कि जैसे जैसे फंडिंग ज़्यादा होने लगी वैसे वैसे इसे और अच्छी तरीके से बनाया जाने लग गया। देन इसके एंट्रेंस गेट आप देख सकते हो, ये साउथ में है, वो नॉर्थ में है, ये ईस्ट में है, ये वेस्ट में है। तो 4 साउथ डोर मतलब इसके एंट्रेंस गेट होते थे। एक जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ वो ये है मेधी। मेधी आपकी बुक में मेंशन नहीं है और ना ही आपकी बुक के अंदर प्रदक्षिणा पथ मेंशन है।
प्रदक्षिणा पथ क्या है दोस्तों, जैसे कि कोई बंदा एंट्रेंस करता है तो अगर आप नोटिस करें तो ये एक अंड के आकार में कुछ चीज़ बनाई गई है, तो इसके लिए बेस बनाया जाता है ना, इसके लिए जो बेस बनाया जाता है इसको इन लोगों ने मेधी का नाम दिया हुआ है, इतना फोकस करिएगा। फिर जब एक हाइट पे बनाया गया तो इसको एक रेलिंग से कवर कर दिया गया है, रेलिंग से कवर करने के बाद इसके अंदर लोग घूमते हैं, घूमने के लिए उससे बना दिया गया प्रदक्षिणा पथ। ये प्रदक्षिणा पथ बना दिया गया कि जहाँ पे लोग घूमते हैं। और लेकिन दोस्तों ये याद रखना है आप लोगों को कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया गया। अगर इस स्ट्रक्चर आपको याद रहता है तो ये याद रखना 8 मार्क्स आपके पूरे के पूरे कवर है। पीसीएस के एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है उसमें ये चीज़ डेफिनेटली कि हिस्ट्री ऑप्शनल के सब्जेक्ट में ऑफकोर्स ये आता ही आता है, तो इस पर ज़रूर फोकस रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि अर्ली स्तूपा दोस्तों कहाँ कहाँ थे। लुम्बिनी है, कुशीनगर है, बोध गया, बृहदू है, सांची, अमरावती है, नागार्जुन गोलकोंडा है, नासिक, जूनागढ़ और कार्ले, कुछ ऐसी जगहों पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्तूपा थे। शुरुआती समय में आप देख सकते हो ये जो पत्थर, ये जो वेदी है, ये एंट्रेंस गेट है, यहाँ से आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ में लोग घूम रहे, देखो इसको मैंने मेधी का नाम दिया था जिस बेस पे इसको बनाया गया है ना। तो आपको आई होप स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरीके से। अब शुरुआती समय में ये ऐसा था, लेकिन बाद में फिर यहाँ पे भी रेलिंग बना दी गई, यहाँ पे वेदी बना दी गई और उस पर काफ़ी तरीके से नक्काशी करी गई और समय के साथ जैसे फंडिंग होती चली गई वैसे वैसे इसको और अच्छा बनाया जाने लग गया। लेकिन दोस्तों याद रखना कि ऐसा नहीं है कि स्तूपा सिर्फ इंडिया के अंदर थे। अमरावती जैसे स्तूपा इंडिया के अंदर थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर शाहजी की धारी जो है ऑफकोर्स शुरुआती समय में इतनी अच्छी बनाई गई थी नक्काशी करके, लेकिन अब इसका अस्तित्व ना के बराबर रह गया है। इसीलिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि अमरावती का स्तूपा, ये स्तूपा जो अमरावती का है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, लेकिन सांची का स्तूपा जो है काफ़ी लंबे समय से क्यों बचा रहा। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया, कम से कम 10 साल से, 10 क्या मैं कह रहा हूँ, जब से एनसीईआरटी बनाई गई है जब से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। सांची के स्तूप को बनाने के लिए इतना समय मतलब लगा और सेम अमरावती को बनाने के लिए इतना समय लगा, पर अमरावती जो है वो क्यों ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अमरावती भी एक महाचैत्य है जहाँ पे लोग ऑफकोर्स चैत्य, जहाँ पे लोग पूजा करते हैं। मैंने बताया था चैत्य और विहार में डिफरेंट क्या होते हैं। चैत्य वो जगह होती है जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग जाके पूजा करते हैं, विहार वो जगह होती है जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, तो दोनों में ये फ़र्क है। तो अमरावती भी एक महाचैत्य था जहाँ पे स्तूपा बनाया गया था। अभी आप देख सकते हो कि प्लास्टर कास्ट करके इसको बनाया गया है। असल में इसकी स्थिति ऐसी नहीं है, पहले काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब वो इनसिग्निफिकेंट लिटिल माउंट हो गया, मतलब अब वो एक छोटा सा टीला रह गया है। शुरुआती समय में काफ़ी अच्छा था। अब यही क्वेश्चन बनता है कि द फॉलोइंग फैक्टर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट फेट ऑफ अमरावती। मतलब बहुत सारे फैक्टर मैटर कर जाते हैं कि अमरावती जो है अब वो अपने प्रेजेंस एज पे नहीं है, या प्रेजेंस जितना वो ब्यूटीफुल था, जितना वो अच्छा था पहले ज़्यादा अच्छा था, अब वो उस लेवल पे नहीं रह गया है। क्यों? नंबर 1 कारण बोला जाता है कि एक राजा था 1796 के अंदर, जो स्थानीय राजा था, उसे मंदिर बनवाना था, तो उसने अमरावती के पत्थरों का इस्तेमाल करके मंदिर बनवाना चालू कर दिया। दूसरा 1854 के अंदर विल्टर एलाइट करके कमिश्नर था आंध्र प्रदेश का, उसने अमरावती के कुछ स्कल्पचर्स को, पैनल्स को वहाँ से उठा के मद्रास लेके चला गया, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इवन मतलब अगर आप किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो आप उसे वहीं पे रख के उसका प्लास्टर कास्ट बना के लेके जाइए, जो आज प्रेजेंट टाइम पे होता है। क्योंकि अगर वो इस चीज़ वहीं पे रहेगी तो उससे रिलेटेड आप इतिहास तो पढ़ सकते हैं ना, लेकिन जब वो वहाँ से उठ के कहीं और चली जाएगी तो ऑफकोर्स फिर तो दिक्कत हो जाएगी। प्रॉब्लम ये थी कि अंग्रेजों के अंडर में सिर्फ उस समय पे बांग्लादेश ही था, जो आज का वेस्ट बंगाल, मतलब पूरा का पूरा बंगाल था, जो आज का बांग्लादेश है, वो हिस्सा ही सिर्फ अंग्रेजों के पास था। इसलिए उन्हें स्टडी करने के लिए सामान अपने प्लेस पे लेके जानी पड़ती थी। और उस समय जो हमारे इंडियंस लोग थे उन्हें दूसरे धर्मों के बारे में जानने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो इसी वजह से विल्टर अलाइड करके अगर आप देखें कमिश्नर जो थे वो कमिश्नर लेके चले गए थे। और अमरावती आप देख सकते हो कि इसी टाइम के बाद फिर 1857 के अंदर क्रांति भी होने वाली है ना। ये जो क्रांति होगी दोस्तों, इस क्रांति के बाद तो पूरा का पूरा इंडिया उनका ही हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए अब मेन बात है कि जब ये पैनल्स को लेके जाते थे तो फिर वो इतिहास पूरी तरीके से क्रिएट नहीं हो पाता था, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती थी कि यार ये ठीक नहीं है। दूसरा एक प्रॉब्लम जो मुझे लगी कि कर्नल कॉलन मैकेंजी जो अमरावती के पास गए तो थे, अमरावती की चीज़ों को देखा तो था उन्होंने, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की रिपोर्ट तैयार नहीं करी। और ये रिपोर्ट सम ऑफ द स्लेव्स फ्रॉम द अमरावती हैड बिगन टू टेकन द डिफरेंट प्लेस to the Asiatic Society of Bengal, to the India office in Madras and some even to the London। एक कारण ये कि कर्नल कॉलन मैकेंजी जो ऑफकोर्स
रिपोर्ट पेश नहीं करी उन्होंने। रिपोर्ट पेश करते तो शायद से कुछ हो सकता था अमरावती के बारे में कि अमरावती इतना पुराना है, महाचैत्य है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है वगैरह वगैरह, स्टडी कर सकते हो। दूसरा, फिर अमरावती से एक तो विल्टर एलाइट आए थे तो वो तो लेके चले गए, लेकिन फिर कुछ और लोग भी आए बाद में, उससे रिलेटेड चीज़ों को उठाया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो उस समय का आपका बंगाल था, वहाँ पे एक म्यूज़ियम था, वहाँ पे सामान को लेके गए। इवन बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारे पत्थर, लंदन भी चले गए। तो कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो बन नहीं पाई। तो मैनी ऑफ द स्कल्पचर वर सीन अडोरिंग द गार्डन ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इवन वहाँ पे अमरावती के अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं, जो आपके बनाए हुए सांची मतलब स्तूपा के अंदर बनाई हुई मूर्तियाँ थी अच्छी अच्छी, सुंदर सुंदर, वो तो ब्रिटिशर्स के गार्डन के अंदर, इवन उनके ऑफिसेस के अंदर लगी रहती थी। सोचिए, इतने मास्टरपीस बनाई गई चीज़ें जानबूझ के अंग्रेज लेके चले जाते थे, तो ये गलत था। इसी वजह से अमरावती जो है वो ख़त्म हो गया, बट सांची जो था वो बच गया। क्योंकि सांची का टाइम पीरियड आते आते मैं कह सकता हूँ कि सांची 1818 में डिस्कवर हुआ और उसके 4 गेटवे जो हैं खड़े हुए थे। चौथा गेटवे जो है टूट के वहीं गिरा पड़ा था। लेकिन 19वीं सेंचुरी में यूरोपियंस, फ्रांस, इंग्लिशमैन सारे लोग आए थे और उन्होंने कहा कि सांची के स्तूपा को हम ले जाके स्टडी करना चाहते हैं, पर शाहजहां बेगम ने परमिशन नहीं दी। इवन उन्होंने कहा कि अगर आपको ईस्टर्न गेट लेके भी जाना है तो आप इसकी कॉपी करवा के लेके जाइए, लेकिन जो इसका बेस्ट पीस है वो यहीं पड़ा रहना चाहिए। तो ये सबसे अच्छी बात है। इसी वजह से अमरावती का स्तूप आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, लेकिन सांची का स्तूप जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से बचा रहा। तो ये थोड़ा सा अच्छी बात है हमारे लिए। इसीलिए यहाँ पे उनका मानना ये था कि मूर्तियों का भी प्लास्टर कास्ट कर सकते हो, ताकि उसका मूल स्थान पता तो रहे कि कहाँ से वो चीज़ उठाई गई है। अच्छी बात, देखो इन सेतु की बात करेंगे। एक तो इन सेतु होता है ना, एक है ना, एक ऑफ सेतु होता है, एक इन सेतु होता है। तो ये इन सेतु का मतलब होता है कि प्रेजेंट मूल स्थान पे चीज़ें बनी रहे। Unfortunately, Cole did not succeed in the convincing the authority about the Amravati, although he paid to the in situ in the original place. Preservation was adopted in the case of the Sanchi. शुरुआती समय में वो लोगों को ये नहीं बता पाया कि भैया हमें सारे सामान जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल मद्रास में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ना लंदन ले जाने की ज़रूरत है। उसकी स्पेशल स्टडी करने के लिए हम उसकी कॉपी भी बना सकते हैं। अमरावती के टाइम पीरियड पे वो बेचारे फेल हो गए। H.H. कोल करके उनका नाम है पूरा, ठीक है, आपकी बुक के अंदर H.H. कोल लिखा हुआ है, ठीक है। ये उस समय के इतिहास करता थे H.H. कोल। उन्होंने बताया कि प्लास्टर कास्ट से हम इसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये बाद में फेल हो गए थे अमरावती के टाइम पे, पर सांची के टाइम पे ये ठीक रहे। तो मैं कह सकता हूँ कि 19वीं सेंचुरी के अंदर यूरोपियंस जो थे वो चाह रहे थे कि ईस्टर्न गेटवे लेके जाए लंदन के अंदर पेरिस म्यूज़ियम में, लेकिन मना कर दिया गया। शाहजहां बेगम भोपाल की बेगम थी और उन्होंने डिसाइड करा कि आप प्लास्टर कास्ट की कॉपी बना के लेके जाइए और ओरिजिनल पीस यहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से सुल्तान जहां बेगम, आप देख सकते हैं सुल्तान जहां बेगम, और उसके बाद उनकी जो बेटी थी सुल्तान, एक थी शाहजहां बेगम, मतलब एक थी शाहजहां बेगम भोपाल की शागिर्द सुल्तान शाहजहां बेगम, और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जेहन बेगम। इन्होंने पूरी तरीके से काफ़ी सारी फंडिंग दी। इवन फंडिंग क्या थी, उन्होंने पैसा तो खर्च करा ही करा, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हमें किसी ऐसे ब्रिटिशर्स को रखना चाहिए, ऐसे अधिकारी को रखना चाहिए जो इसके ऊपर स्टडी करे और इसके ऊपर लिख के और अच्छा लोगों को समझाए कि क्या है कैसे है। तो जॉन मार्शल आप देख सकते हो, जॉन मार्शल इनको फंड करा गया और जॉन मार्शल ने सांची के स्तूपा के ऊपर बहुत सारा स्टडी करके उन्होंने बहुत सारी वॉल्यूम्स लिखी भी। इसी वजह से सांची स्तूपा एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर हैज हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्ली स्तूपा। मतलब सांची का स्तूपा एक ऐसा स्तूपा है, वन ऑफ माई डिज़ायर टू विजिट देयर, कि मेरा लाइफ में कभी मुझे मौका मिले तो मैं सांची के स्तूप ज़रूर जाना पसंद करूँगा। हिस्ट्री का टीचर हूँ तो ऑफकोर्स मुझे एक लाइव देखने को मिलेगा, जो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सुल्तान जहां बेगम का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर को बचाया है, जो ऑफकोर्स एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। ये दौलत, ये शौहरत, ये हुकूमत सभी के पास नहीं है, कभी किसी के पास है, कभी किसी के पास है, लेकिन सुल्तान जहां बेगम ने इसके इंपॉर्टेंस को समझा। अगर वो भी दूसरे राजा रानियों की तरह होती तो मैं भी शायद से सांची का स्तूप बचा नहीं होता। और मैं कह सकता हूँ कि बुद्धिस्ट जो आज की डेट में इतना फाइन धर्म है, वो उससे जुड़ी हुई चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना। तो इसीलिए एक रीज़न मैं ये कह सकता हूँ। तो टुडे मैं कह सकता हूँ कि टुडे इट इज़ स्टैंड टेस्टिमोनी टू सक्सेसफुल रेस्टोरेशन ऑफ द की आर्कियोलॉजिस्ट साइट बाय द आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया।
प्रेजेंट टाइम पे मैं कह सकता हूँ कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर में ये काफ़ी अच्छी तरीके से फल फूल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर है, किसी कोई विज़िट करा है तो मुझे ज़रूर टेलीग्राम अकाउंट पे या इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे ज़रूर अपनी तस्वीर भेजिएगा। मैं बताऊंगा बच्चों को कि हाँ भाई हमारे बच्चे भी जो हैं वहाँ पे विज़िट करे हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे इतनी सारी अच्छी आर्काइव उस पर करी हुई है, तो काफ़ी कुछ उस पर हमने बहुत सारी कलाकृति देखी है। जैसे नंबर 1 ये आपकी कलाकृति आपकी बुक के अंदर है, स्कल्पचर्स बनाई गई है सांची के स्तूपा के अंदर। इस पे एक स्टोरी है, इस स्टोरी का नाम है वेसांतरा जातक। मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके की स्टोरीज होती थी। एक स्टोरी होती थी जो गौतम बुद्धा की लाइफ पे जातक स्टोरी बनाई गई थी, और एक स्टोरी होती थी पंचतंत्रा से संबंधित। पंचतंत्रा जो थी वो पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से जानवरों के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करा जाता था कि क्या सच है क्या झूठ है, और जातक स्टोरी गौतम बुद्धा की लाइफ पे बेस्ड होती थी। तो सांची के पिलरों के ऊपर, उसके गेटवेज के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से नक्काशी करी गई है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि उस टाइम पीरियड पे इतने बड़े कलाकार होते थे जो ऐसी फाइन आर्ट बना दिया करते थे जो आज के टाइम पीरियड में भी पॉसिबल नहीं होती है। सोचिए वो बना दिया करते थे। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि देयर princess gave up everything to the Buddhist Brahman and goes to the live forest with his wife and the children। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेसांतरा जातक एक कहानी जो है उसमें दिखाने की कोशिश करेगी किस तरीके से राजकुमार अपना सारा राजपाट छोड़ देता है क्या कहते हैं अपनी जनता के लिए, और अपने बेटे और बच्चे के साथ छोड़कर वो कहाँ चला जाता है, जंगल में चला जाता है। तो ये स्टोरी कहीं कहीं तक गौतम बुद्धा की लाइफ पे बेस्ड है, क्योंकि वो गौतम बुद्धा ने भी ऐसे ही करा था, लेकिन बाद में फिर उनके बेटे और बेटियां जो थी और वाइफ थी वो चले गए थे। उसके बाद दोस्तों कुछ और सिंबल्स मिले, जैसे कि ये सिंबल मिला हमें। इस सिंबल में आप देख सकते हो देयर वाज अ यूज ऑफ द व्हील विच स्टूड द फर्स्ट सर्मन ऑफ डिलीवर बाय द गौतम बुद्धा एट द सांची सारनाथ में ये पिलर आपको दिखाई देगा। ये क्योंकि गौतम बुद्धा की शक्ल तो किसी को नहीं पता है, लेकिन ये पिलर दिखाने की कोशिश करता है किस तरीके से गौतम बुद्धा ने लोगों को मैसेज दिया था। दूसरा ये सांची का स्तूप है, तो सांची का स्तूप ये दिखाने की कोशिश करता है गौतम बुद्धा को यहीं पे महापरिवार निभाना प्राप्त हुआ होगा, इसी वजह से यहाँ पे लोग इनके आसपास दिख रहे हैं। दूसरा दोस्तों ये एम्प्टी सीट दिखाई दे रही है हमें, इसका मतलब ये कि यहाँ पे बैठ के ही गौतम बुद्धा जो है वो मेडिटेशन यानी कि खाली जगह पे बैठ के जो ध्यान करते होंगे वो यहीं पे करते होंगे। साल है ना, ये दूसरा है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको शल्भभंजिका इसको बोलते हैं, शल्भभंजिका। दोस्तों ये खूबसूरत महिला है जो ऑफकोर्स आपको झूमती हुई पेड़ पे लटकी हुई दिखाई दे रही है। गेटवे पे काफ़ी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया, आप देख सकते हो। इसमें ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि लोगों की मान्यता है कि ये किसी भी पेड़ को छू ले तो ऑफकोर्स वो पेड़ जो है पूरी तरीके से खिल उठता था, उसमें फल उगने लगते थे, है ना। दूसरा हमें ये देखो इस सांची के स्तूप पे एलिफेंट भी दिखाई दिए हैं। एलिफेंट का मतलब होता है कि वो स्ट्रेंथ और विजडम को दिखाता है। और यहाँ पे हमें गजलक्ष्मी के बारे में दिखाया गया। सांची स्तूपा इज दैट द माया मदर ऑफ द क्या कहते हैं माया दैट मीन्स मदर ऑफ द बुद्धा और द पॉपुलर गॉडेस गजलक्ष्मी। इसमें दिखाने की कोशिश करिए कि गौतम बुद्धा की मदर जो है माया, उनको क्या कहते हैं यहाँ पे गजलक्ष्मी प्रतीत करते हुए दिखाया गया है। और इसका मतलब ये है कि उस समय उनको देवी माना जाता था गजलक्ष्मी को। दूसरा कहीं कहीं पे हमें सर्प भी दिखाई दिए गए हैं, सर्प, और सर्प भी उन स्तूपों पे दिखे हैं। और सर्प का मतलब सांची के स्तूप के पाने का मतलब होता है कि जब पेड़ की पूजा इंसान करते थे तो मे भी शायद से लोग सांपों की पूजा भी करते होंगे। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि जेम्स फर्ग्यूसन जो है उन्होंने दिखाया कि जहाँ पे गौतम बुद्धा को मेडिटेशन मिला था या उन्हें मेडिटेशन वो करते थे, तो दोस्तों वहाँ पे भी क्या कहते हैं सांपों की पूजा भी होती होगी। तो स्टूडेंट्स मानते हैं कि इसलिए सांप की पूजा होती होगी, ठीक है। फिर बाद में नए धर्म बनने चालू हुए। ये बुद्धिज़्म धर्म हमें बहुत कुछ सिखाता है। फिर बाद में हिंदू धर्म और जैन धर्म, और जैन धर्म तो हमने पढ़ लिया, बुद्धिस्ट धर्म हमें जानने को मिला। फिर बुद्धिस्ट धर्म में हमने देखा कि किस तरीके से कमियां आनी चालू हो गई, क्योंकि बुद्धिस्ट धर्म फैल बहुत अच्छी तरीके से रहा था, लेकिन उसके अंदर फिर तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो गौतम बुद्धा की लाइफ पे बेस्ड या गौतम बुद्धा के फॉलोवर थे वो दोस्तों हीनयान कहलाने लग गए, क्योंकि वो लेज़र व्हीकल हो गए। और उसके बाद जो इसके बाद नई आइडियोलॉजी बनी वो थी ग्रेट व्हीकल, इसको महायान बोला जाने लग गया। क्योंकि गौतम बुद्धा के द्वारा फैलाया गया धर्म वो काफ़ी बढ़िया तो था, लेकिन बाद में इसके फॉलोवर काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर जो नई चीज़ों में घुसना चाहिए था उसमें घुसना चालू कर दिए थे।
इसी वजह से गौतम बुद्धा के क्या कहते हैं सिस्टम को इन्होंने हीनयान कह दिया, क्योंकि थोड़ा सा हीन हो गया था। और दोस्तों जो क्या कहते हैं महायान था वो अपने ही लेवल में बहुत आगे चला गया था, तो इसीलिए। लेकिन दोस्तों ये याद रखना कि यहाँ पे हाँ गौतम बुद्धा की लाइफ पे बेस्ड काफ़ी कुछ हमने पढ़ा, लेकिन दोस्तों याद रखना कि महायान जो है एट प्रेजेंट टाइम पे बोधिसत्व, अगर आप जानते हो तो उन्होंने बोधिसत्व जो है उन्होंने बुद्धिज़्म धर्म को नए वेरिएंट में लाना चालू करा, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग ऐसे हो गए थे जो संपत्ति रखने लग गए थे, महलों में रहने लग गए थे, महिलाओं के साथ और क्या कहते हैं उनके कनेक्शन हो गए थे, बहुत से लोग गृहवासी हो गए थे। तो लोगों को लगने लग गया कि बुद्धिस्ट धर्म अब उतना रहा नहीं, इसलिए लोगों ने बोधिसत्व की आइडियोलॉजी को अपनाना चालू करा, जिसका मेन मकसद था कि ग्रह त्याग करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की मदद करना ज़रूरी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया। इसलिए बोधिसत्व की मूवी अगर आपने देखी हो तो बहुत ज़्यादा फेमस है ना, बोधिसत्व की। बाकी फिर हम बाद में हिंदू धर्म के बारे में भी काफ़ी अच्छा पढ़ेंगे, वैष्णव और हिंदू धर्म के बारे में हम काफ़ी पढ़ेंगे। तो ये वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या है ये सब, ठीक है, पुराण के बारे में क्या है और ये सब गरुड़ पुराण क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये अगले पार्ट में पढ़ा जाएगा, काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे इसे भी। तो अभी हम वीडियो के इस पार्ट तक ही ख़त्म करेंगे इसे, और आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा चैप्टर के रिगार्डिंग में कि हम क्या पढ़ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।